नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम विद लक्ष्य। कहानी की शुरुआत होती है 3 जुलाई 2026 की शाम से। वक्त था करीब 4:45। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर का प्रताप नगर थाना क्षेत्र और करीब 45 साल की एक महिला रोज की तरह जो है अपने काम से लौटकर घर जा रही थी। भाई, जिस सड़क पर वो चल रही थी वो करीब जो है 60 फुट चौड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। न सामने गाड़ी थी न पीछे कोई भीड़ थी। पूरा इलाका जो है लगभग सुनसान पड़ा था। महिला भी जो है पूरी सावधानी से चल रही थी। सड़क के वो जो बिल्कुल किनारे पर थी, अपनी ही साइड पर थी। उसने ऐसी कोई गलती नहीं की थी जिसकी वजह से जो है कि कोई हादसा हो। लेकिन भाई, कहते हैं ना कि जब किसी की नीयत ही गलत हो तो सामने वाला की सावधानी भी जो है उसे बचा नहीं सकती। इसी बीच पीछे से जो है काले रंग की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस महिला को जो है जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में जो है उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। महिला जो है पूरी सावधानी से चल रही थी। उसने कोई गलती नहीं की हुई थी, लेकिन भाई कभी कभी सामने वाले की नीयत ही जो है हादसे की वजह बन जाती है। अचानक पीछे से आई उस स्कॉर्पियो ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि महिला जो है फुटबॉल की तरह कई फीट जो है हवा में उछल गई। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त है वो एकदम से रुक गया हो, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जो है वो सड़क पर आके नीचे गिर जाती है। लेकिन जिसने टक्कर मारी थी वो स्कॉर्पियो जरा भी नहीं रुकी। ड्राइवर ने जो है गाड़ी की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी और देखते ही देखते वहां से जो है वो फरार हो गया। टक्कर की आवाज जो है इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों का ध्यान जो है तुरंत उधर चला गया। सबसे पहले सड़क के किनारे काम कर रहे एक बाप और बेटे की नजर इस पूरे मंजर पर पड़ी। दोनों जो है वहां पर मजदूरी कर रहे थे। भाई, जब स्कॉर्पियो गुजरी तो वो दोनों उससे मुश्किल से 1 या 1.5 फुट की दूरी पर थे। अगर गाड़ी जरा से भी इधर उधर हो जाती तो शायद उनकी भी जान जा सकती थी। दोनों डर के मारे जो है उछल पड़े थे और उनके हाथ पैर कांपने लगे थे और वो जोर जोर से जो है चिल्लाने लग रहे थे। अरे भाई, कोई तो बचाओ, जल्दी आओ, किसी महिला को जो है कुचल दिया गया है। कुछ ही पलों में वहां जो है लोगों की भीड़ जो है जुटनी शुरू हो गई। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सड़क जिसे वो हादसा समझ रहे थे उसके पीछे जो एक ऐसी साजिश छिपी है जो पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बनने वाली है। उधर सड़क पर जो है महिला दर्द से जो है तड़फ रही थी। सड़क पर गिरने के बाद उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे देखकर ही लोगों के जो है रोंगटे खड़े हो रहे थे। सड़क के किनारे मौजूद माँ बाप, जो बाप बेटे थे, उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग भी दौड़ते हुए जो है मौके पर पहुंच गए। लेकिन भाई, जब तक लोग उसके पास पहुंचे तब तक जो है बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। महिला ने जो है वहीं सड़क पर सबकी आंखों के सामने जो है दम तोड़ दिया था। कुछ ही देर तक तो जो है किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिरकार ये महिला है वह कौन है। फिर भीड़ में से जो है एक शख्स अचानक बोलता है कि अरे, ये तो वशिष्ठ साहब की पत्नी है। बस इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग थे वो भी एकदम से हैरान हो गए। मरने वाली महिला की पहचान जो है नीरज शर्मा के रूप में हुई थी। उसकी उम्र करीब जो है 45 साल थी और वो जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे। बिना देरी किए किसी ने जो है उसके घर पर फोन किया और कहा कि जल्दी आइए, नीरज जी का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन भाई, घर वालों को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खबर को वो एक सड़क हादसा समझ रहे हैं उसके पीछे जो एक ऐसी साजिश छिपी है जो आगे चलकर जो है पूरे राजस्थान को हिलाकर रख देने वाली है। जो लोग इधर उधर भागते हुए जो है नीरज शर्मा के घर पहुंचे ताकि परिवार को जो है इस हादसे की खबर दी जा सके। और उधर किसी ने जो है तुरंत 112 पर फोन मिला दिया। फोन पर बस एक ही बात कही गई कि जल्दी पुलिस भेजिए, यहाँ पर जो है एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। कुछ ही मिनटों में जो है 112 की टीम और स्थानीय थाने की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जो है पूरे घटनास्थल का जायजा लिया, सबूत जुटाए और फिर नीरज शर्मा के शव को जो है अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है यही सामने आया कि तेज रफ्तार गाड़ी की जोरदार टक्कर की वजह से जो उनकी मौत हो गई। इसके बाद जो है कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने जो है सब परिवार को सौंप दिया। घर पे जो है मातम का माहौल था। हर किसी की आंखों में जो आंसू थे। किसी को जो है यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले तक हंसती बोलती नीरज अब इस दुनिया में जो है नहीं रही। फिर परिवार ने फैसला लिया कि अंतिम संस्कार उसके पतरा गांव में ही किया जाएगा। इसके बाद जो है सबको एम्बुलेंस में रखा गया और पूरा परिवार, रिश्तेदार और जान पहचान वाले जो है गांव की तरफ रवाना हो गए। लेकिन भाई, उस वक्त हर कोई जो है इसे सिर्फ एक सड़क हादसा मान रहा था। किसी को जो है जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस की जांच जो आगे चलकर इस पूरे मामले को एक ऐसी दिशा देने वाली है जिसे जिसे जो है किसी ने भी कल्पना भी नहीं की है।
आखिरकार परिवार नीरज शर्मा के पैतृक गांव भरतपुर जिले के सेवर में पहुंच गया। पहले से ही तय हो चुका था कि अंतिम संस्कार जो है वो यहीं पर किया जाएगा। घर हो या फिर शमशान हो, हर तरफ जो है मातम पसरा हुआ था। जो भी वहां आ रहा था सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी। लोग कह रहे थे कि इस परिवार के साथ जो है आखिरकार हो क्या रहा है। दरअसल ये इस घर का पहला दुख नहीं था। इससे पहले यानी कि साल 2025 में नीरज शर्मा के पति विजय वशिष्ठ का भी ब्रेन हेमरेज से जो है उनका इलाज हुआ था, उसे भी जो है घर लाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी जो है मौत हो गई। लेकिन विजय वशिष्ठ राजस्थान हाई कोर्ट में जो एलडीसी यानी कि कलक के पद पर नौकरी करते थे। उसके परिवार में पत्नी नीरज शर्मा थी, 23 साल की एक बेटी आयुषी शर्मा थी और एक 16 साल का बेटा था जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा जो है संपन्न परिवार था। ऊपर से देखने पर जो लगता था कि इस घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन किस्मत ने जो है इस परिवार के लिए कुछ और ही लिख रखा था। पहले पति चला गया और अब पत्नी को भी जो है सड़क पर जो है दर्दनाक मौत हो गई थी। यहीं से लोगों के मन में जो है एक सवाल उठने लगा, क्या सचमुच किसी सिर्फ बदकिस्मती थी या फिर जो है इसके पीछे कोई एक गहरा राज छिपा था जिसे अभी तक जो है कोई भी समझ नहीं पाया था। लेकिन भाई इस परिवार की जो है मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। साल 2025 में विजय वशिष्ठ की मौत हुई और अभी उस दुख से जो है परिवार ठीक से उबर भी नहीं पाया था कि एक साल के अंदर ही नीरज शर्मा भी जो है सड़क हादसे में दुनिया को छोड़कर चली गई। हाँ, नियमों के मुताबिक मुताबिक जो है विजय वशिष्ठ की सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर जो उसकी पत्नी नीरज शर्मा को मिल गई थी, अब वही नौकरी कर रही थी और इसी तरह जो है घर को संभाल रही थी। लेकिन उधर भरतपुर के बयाना में बैठा नीरज शर्मा का भाई राकेश कुमार शर्मा बार बार एक ही बात सोच रहा था। उसके दिमाग में जो है दोनों घटनाएं बार बार घूम रही थी। वो सोच रहा था कि जीजाजी बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक से ब्रेन हेमरेज हुआ, अस्पताल से घर आए और फिर उनकी जो है मौत हो गई। अब दीदी की भी जो है सड़क हादसे में मौत हो गई। क्या ये सचमुच सिर्फ एक हादसा है या फिर इसके पीछे जो है कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? जितना वो सोचता उतना ही जो है उसका शक जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा। आखिरकार उसने वहीं बैठे बैठे अपना मोबाइल उठाया और अपने कुछ जो है भरोसेमंद दोस्तों से जो है मदद मांगनी शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि अगर अभी भी सच का पता नहीं लगाया गया तो शायद ये राज हमेशा के लिए जो है दफन हो जाएगा। राकेश कुमार शर्मा के कुछ पुराने दोस्त राजस्थान पुलिस में जो है अच्छे पदों पर तैनात थे। राकेश ने उनसे कहा कि देखो, मुझे पता है कि सड़क हादसे की जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन मेरी तुमसे बस एक ही गुजारिश है कि इस मामले को एक बार दिल से जांच करवा दो। हो सकता है कि कुछ न निकले, लेकिन कम से कम मेरे मन का जो शक है वो दूर हो जाएगा। अगर हमारी दोस्ती की जरा से भी कदर करते हो तो एक बार मेरी बात मान लो। राकेश की बात सुनकर उनके दोस्तों ने जो है मामले को गंभीरता से लिया। कुछ ही देर में की बात है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों तक जो है ये बात पहुंच जाती है। पुलिस ने भी कहा कि ठीक है, एक बार जो है पूरी तसल्ली के लिए जांच कर लेते हैं। अगर सब कुछ सामान्य होगा तो वो भी सामने आ जाएगा, और अगर कुछ छिपा होगा तो वो भी जो है बाहर आ जाएगा। बस यहीं से जो है इस केस को एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस की टीम जो है सीधे उस जगह पहुंची जहां नीरज शर्मा का जो है एक्सीडेंट हुआ। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जो है आसपास के लोगों से जो है पूछताछ की। तभी उसकी नजर जो है उसी बाप बेटे पर पड़ी जो उस दिन जो है सड़क के किनारे मजदूरी कर रहे थे और स्कॉर्पियो की चपेट में आने से जो है बाल बाल बचे थे। पुलिस को लगा शायद इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी जो है इन्हीं दोनों के पास हो सकती है। अब पुलिस एक एक चीज को जो है बड़े गौर से देखने लगी। सबसे पहले उस बाप बेटे से जो है पूछताछ की गई जो उस दिन सड़क के किनारे जो है मजदूरी कर रहे थे और जो है उस गाड़ी से बाल बाल बचे थे। फिर पुलिस ने जो है पूरे 60 फुट चौड़े रोड का जो है मुआयना किया। आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी फुटेज भी जो है उन्होंने खंगालने शुरू कर दी। तभी पुलिस की नजर में एक जो है स्कॉर्पियो पर पड़ी। उसका नंबर था HR51CU1230। गाड़ी हरियाणा नंबर की थी। अब पुलिस के मन में जो है एक सवाल बार बार उठ रहा था। जब सड़क बिल्कुल खाली थी, न आगे कोई गाड़ी थी न कोई पीछे ट्रैफिक, और नीरज शर्मा है वो भी अपनी साइड पर बड़े आराम से चल रही थी, तो फिर आखिर इतनी तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो चलाने की जो है जरूरत क्या थी? यहीं से जो है पुलिस का शक जो है और गहरा होता गया। इसके बाद पुलिस ने जो है उस स्कॉर्पियो का पूरा रूट जो है वो खंगालना शुरू किया। करीब 100-200 मीटर पीछे के सीसीटीवी कैमरे देखे गए और भाई जो तस्वीर सामने आई उसने पुलिस को जो है और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। फुटेज में दिख रहा था कि स्कॉर्पियो काफी देर से जो है एक सड़क के किनारे पर बिल्कुल चुपचाप खड़ी है, न कहीं पे
न कहीं पे जा रही थी और न कहीं से आ रही थी, जैसे किसी का वो इंतजार कर रही हो। बस यहीं से जो है पुलिस को लगा कि मामला सिर्फ सड़क हादसे का नहीं। अब पुलिस ने जो है आसपास की हर एक छोटी बड़ी चीज पर जो है नजर डालनी शुरू कर दी। तभी उनकी नजर जो है एक बाइक पर गई, जो हादसे के वक्त भी उसी जगह के आसपास खड़ी दिखाई दे रही थी। अब सवाल ये था, ये बाइक वहां संयोग से खड़ी थी या फिर इस पूरी कहानी का एक और किरदार, सॉरी, इस पूरी कहानी का वो है किरदार बनने वाली थी। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को जो है बार बार देख रही थी। तभी एक और बात जो है पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हादसे के वक्त वहां पर एक बाइक भी दिखाई दे रही थी। अब जरा सोचो, आमतौर पर जब सड़क पर इतना भयानक एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं? कोई गाड़ी रोकता है, कोई घायल को उठाने के लिए दौड़ता है, कोई एम्बुलेंस को बुलाता है। लेकिन यहाँ जो है मामला बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ही नीरज शर्मा को स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी, वो बाइक सवार जो है एक पल के लिए भी नहीं रुका, उल्टा अपनी बाइक को तेज रफ्तार और कर दी और वहां से जो है निकल गया। बस यही बात जो है पुलिस को खटक गई। पुलिस सोचने लगी, अगर ये एक आम आदमी था तो मदद किए बिना भागा क्यों, और अगर इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं था तो इतनी घबराहट जो है उसको किस बात से थी। यहीं से जो है पुलिस का शक और गहरा हो गया। फिर पुलिस ने उस बाइक का पीछा किया, सीसीटीवी के जरिए जो है जब उसका पीछा करना शुरू किया तो एक और कैमरा, फिर दूसरा कैमरा, फिर तीसरा कैमरा, ऐसे आगे बढ़ते पुलिस ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक और बाइक खड़ी है, उस पर भी जो है एक शख्स और बैठा हुआ है। अब पुलिस को लगने लगा कि ये महज जो है इत्तेफाक नहीं हो सकता। जांच आगे बढ़ी तो प्रताप नगर की चौपाटी के पास वही स्कॉर्पियो भी खड़ी दिखाई दी, वही स्कॉर्पियो जिसने अभी कुछ ही मिनट पहले नीरज शर्मा को जो है टक्कर मारी थी। अब मामला जो है सिर्फ सड़क हादसे का नहीं लग रहा था। पुलिस को जो है साफ महसूस होने लगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी जो है साजिश छिपी हुई है। अब पुलिस का शक जो है वो और भी गहरा हो चुका था। सीसीटीवी की फुटेज को जो है बार बार देखा जा रहा था। तभी उनमें से एक ऐसी चीज सामने है जिसने पुलिस को और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जो बाइक थोड़ी देर पहले वहां खड़ी दिखाई दे रही थी, उसी बाइक पर जो है स्कॉर्पियो में बैठे दो लोग, ड्राइवर और उसके साथ बैठा दूसरा शख्स आराम से बैठकर वहां से जो है निकल गए। बस यही जो है पुलिस का माथा जो है वो ठनक गया। पुलिस सोचने लगी कि ये बाइक वाला आखिरकार कौन था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ठीक उसी वक्त वो वहां कैसे पहुंच गया जब स्कॉर्पियो जो है आगे नहीं चल पा रही थी। दरअसल जो है टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो का जो अगला टायर था वो पूरी तरह से फंस गया था। गाड़ी चलने के लायक वो अब नहीं बची हुई थी। शायद यही वजह थी कि दोनों लोग जो है गाड़ी को वहीं छोड़कर बाइक पर बैठकर जो है निकल गए थे। जब पुलिस ने स्कॉर्पियो की बारीकी से तलाश ली तो एक और चालाकी जो है उनके सामने। गाड़ी का नंबर तो HR51CU 1230 था, लेकिन आखिरी चार अंक 1230 पर जो है मिट्टी पोती गई थी ताकि पहली नजर में कोई जो है नंबर को न पढ़ सके। अब पुलिस को समझ आ गया कि ये काम किसी घबराए हुए आदमी का नहीं, बल्कि पहले से जो है पूरी तैयारी करके आए लोगों का जो है लग रहा है। और यहीं से जो है जांच में बिल्कुल एक नई दिशा की साइड जो है उसको मोड़ दिया। पुलिस के दिमाग में एक सवाल जो है वो बार बार घूमने लगा, आखिर गाड़ी के नंबर पे जो है मिट्टी पोतने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर ये सचमुच एक हादसा था तो नंबर छिपाने की कोशिश किस बात की थी? बस फिर यहीं से जो है पुलिस ने स्कॉर्पियो की जो है पूरी कुंडली जो है निकालनी वो शुरू कर दी। नंबर हरियाणा का था, इसलिए तुरंत जो है एक पुलिस की टीम तैयार की गई और उसे जो है हरियाणा के लिए रवाना कर दिया गया। जांच करते करते पुलिस जो सीधे उस शख्स तक पहुंच गई जिसके नाम पर जो है ये स्कॉर्पियो गाड़ी रजिस्टर थी। पुलिस ने उससे पूछा कि देखो, तुम्हारी गाड़ी से जो है जयपुर में एक महिला की मौत हुई है, इस बारे में जो है तुम क्या जानते हो? गाड़ी के मालिक ने कहा कि साहब, मुझे इस हादसे की जो है कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, एक हेमंत नाम का लड़का मेरे पास आया था, उसने मुझे जो है 36,000 रुपये किराया दिया और कुछ दिनों के लिए जो है गाड़ी को लेकर चला गया था। उसके बाद गाड़ी कहाँ गई, किसने चलाई, मुझे कुछ नहीं पता। बस पुलिस को जो है पहली अहम कड़ी जो है वो मिल चुकी थी। गाड़ी के मालिक से जो है हेमंत का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिया और फिर बिना देरी किए जो पुलिस सीधे हेमंत के पास पहुंच गई। शुरुआत में तो जो है हेमंत भी बार बार यही कहता रहा कि साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा जो है इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो आखिरकार उसके मुंह से एक नया नाम जो है निकलकर सामने आया। उसने कहा कि साहब, ये गाड़ी तो मुझसे आकाश शर्मा ने मांगी। हेमंत के मुंह से इतना सुनते ही पुलिस ने बिना वक्त गवाए आकाश शर्मा और उसके साथी अरविंद शर्मा है उसको भी जो है उठा लिया। दोनों को थाने लाकर अलग अलग बिठाया गया। शुरुआत में दोनों जो है इधर उधर की बातें बनाते रहे, लेकिन पुलिस भी जो है इस बार पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। जैसे जैसे पूछताछ सख्त होती गई वैसे वैसे इनके चेहरे का जो है रंग उड़ने लगा। आखिरकार दोनों के मुंह से एक और नाम निकलकर सामने आया,
मोहन स्वरूप। बस ये नाम सुनते ही पुलिस भी जो है कुछ पल के लिए जो है सोच में पड़ गई, क्योंकि मोहन स्वरूप राजस्थान भरतपुर जिले के सेवर का ही रहने वाला था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी, जिस नीरज शर्मा की मौत हुई थी, मोहन स्वरूप उसी परिवार का सगा जेठ था। अब मामला जो है पूरी तरह से पलट चुका था। पुलिस ने जो है बिना देरी किए मोहन स्वरूप को भी जो है हिरासत में ले लिया। देखते ही देखते इस केस में देखते ही देखते इस केस में जो है पुलिस में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। सबको थाने लाकर अलग अलग पूछताछ की जा रही थी। लेकिन भाई असली झटका लगना तो अभी बाकी था। पूछताछ जैसे आगे बढ़ी तो एक और नया नाम सामने आया, जिसे सुनकर खुद पुलिस भी एक पल के लिए जो है हैरान रह गई। वो नाम था 23 साल की आरुषि का। और ये कोई बाहर की लड़की नहीं थी, ये बल्कि नीरज शर्मा की अपनी सगी बेटी थी। अब पुलिस सीधे जो है आरुषि के घर पर पहुंची। घर का माहौल तो वैसे ही गम में डूबा हुआ था। आरुषि जो है बहुत परेशान हालत में थी। माँ की मौत को अभी कुछ ही घंटे हुए थे, और उनसे पहले जो है 1 साल पहले ही उसके पिता थे, वो भी दुनिया को छोड़कर जो है जा चुके थे। पुलिस ने देखा कि लड़की सदमे में है, इसलिए शुरुआत में जो है बड़े आराम से बात की गई। पुलिस वाले ने कहा कि देखिए बेटा, बड़े साहब ने जो है आपको बुलाया है, आपको हमारे साथ जो है थाने चलना होगा। लेकिन जैसे ही उसने बड़े साहब ने बुलाया है वाली बात सुनी, उसका पूरा रवैया था वो एकदम से बदल गया। वो जो है एकदम से भड़क गई और गुस्से में बोली, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? पुलिस वाले भी जो है थोड़ी देर के लिए चौंक गए। उन्होंने कहा कि हम समझे नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? आरुषि बोली, मैं कानून की भाषा भी जानती हूँ, और मैं जो है लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझसे आप जो है इस तरह से बात नहीं कर सकते। फिर वो गुस्से में बोली, एक तो मेरी जो है माँ की अभी भी मौत हुई है, और ऊपर से मुझे जो है थाने बुलाया जा रहा है। आखिर मुझसे जो है पूछताछ किस बात की करनी है? अब पुलिस को लगने लगा कि मामला जितना ऊपर से दुख और सदमे का दिख रहा है, उसके पीछे शायद उतनी गहरी परतें जो है वो छिपी हुई है। और उसी ने जो है साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जो भी पूछना है यहीं से पूछ लीजिए, मैं जो है थाने नहीं आने वाला। लेकिन पुलिस भी जो है इस बार जो है पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने पहले से ही जो है कई अहम बातें जो है वो पता चल कर ली थी, इसलिए वो जबरदस्ती करने की बजाय बड़े आराम से बात करने लगे। एक पुलिस वाले ने जो कहा कि बेटा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बड़े साहब ने इसलिए बुलाया है क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई है जो है वो पूरी करनी है। ये सारे कागज आगे चलकर जो है तुम्हारे ही काम आने वाले हैं। फिर उन्होंने समझाया कि देखो, पहले तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, उसके निधन के बाद तुम्हारी माँ को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली। अब तुम्हारी माँ भी नहीं रही, तो आगे की प्रक्रिया के लिए जो है जरूरी कुछ औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी होगी। इसलिए तुम्हारे थाने चलना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इतना सुनते ही आरुषि का गुस्सा जो है वो थोड़ा शांत पड़ गया। उसे लगा कि शायद सचमुच सिर्फ जो है कागजों का ही काम होगा। वो बिना कोई और सवाल किए जो है पुलिस के साथ जो है थाने में चली गई। थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने भी जो है कोई सख्ती नहीं दिखाई। उसे जो है आराम से बिठाया, पानी दिया गया, फिर बड़े प्यार से पूछा, चाय लोगी? आरुषि ने उस चाय के लिए जो है मना कर दिया और बोली, नहीं, मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए। अब उसे लगने लगा था कि सब कुछ जो हो बिल्कुल सामान्य है। शायद सच में सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई के लिए ही उसको बुलाया गया है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में जो है पुलिस उससे एक ऐसा सवाल पूछने वाली है जिससे उसकी जो है पूरी कहानी का रुख ही बदल जाएगा। तभी लड़की से कहा जाता है कि बेटा, बस एक सवाल पूछना था। सवाल ये है कि तुमने अपनी माँ की जो है वो हत्या क्यों करवाई? इसके पीछे जो है वो वजह क्या है? जैसे ही ये बात कही जाती है, लड़की फिर से एकदम से जो है गुस्सा हो जाती है, वो बिखर जाती है। वो एकदम से गुस्से में आ जाती है और पुलिस के सामने वो एकदम से जो है गुस्से में बात करने लगती है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सब एक्टिंग का जो है वो पर्दाफाश हो चुका है। जो तुम्हारे सगे ताऊ जी हैं वो लॉकअप में बंद है, जाकर देख सकती हो। लड़की को जब ये दिखाया जाता है कि सगे ताऊ जो मोहन होते हैं, उसके मोहन स्वरूप जो लॉकअप में थे, उसके ताऊ को देखती है। साथ ही साथ आकाश शर्मा नाम की लड़की को देखती है जो गाड़ी चला रहा था। साथ ही उसके बराबर में बैठे हुए अरविंद को देखती है जो गाड़ी में बैठा हुआ था। और उस रोहित जाटव को भी देखती है जो रोहित जाटव बाइक पर ब्रीफिंग कर रहा था। उस मोहित शर्मा को भी देखती है जो दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था। उस हेमंत को भी देखती है जिस हेमंत शर्मा ने से स्कॉर्पियो कार का जो है इंतजाम कराया था। अब आरोसी को जो है समझ आ चुका था कि बच निकलना अब जो है वो नामुमकिन है। पुलिस के हाथ एक एक जो है सारी कड़ियां लग चुकी थी। बस
उन कड़ियों को जोड़कर जो है पूरी कहानी जो है वो सामने लाना बाकी था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर एक बेटी अपनी ही माँ की हत्या क्यों करवाएगी। यही सवाल पुलिस जो है बार बार आरुषि से पूछ रही थी। शुरुआत में तो वो जो है गुस्से में लाल हो गई, उनकी आंखों में जो है गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने भी जो है कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, उसे जो है आराम से बिठाया, पानी पिलाया, समझाया ताकि उसका गुस्सा जो है थोड़ा शांत हो जाए। काफी देर तक पुलिस धैर्य के साथ जो है उनके साथ बातचीत करती रही, और फिर जब उन्हें एहसास हो गया कि अब सच नहीं छिप सकता, तब उसने धीरे धीरे जो है अपना मुंह खोलना वो शुरू। इसके बाद जो कहानी उसने पुलिस को सुनाई, उसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी जो है कुछ देर के लिए जो वो हैरान रह गए थे, क्योंकि इस कत्ल की असली वजह किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। आरुषि ने पुलिस के सामने कहना शुरू किया कि साहब, पिछले साल जो है मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज से हुआ था, और इलाज के दौरान जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। घर में जो है तरफ मातम पसरा हुआ था। उसी दौरान मैं अपनी माँ के पास गई, हाथ जोड़कर मैंने जो उनसे एक ही बात कही थी। मैंने कहा, माँ, आज के जमाने में जो है सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, आप भी ये जानती हो। पिताजी की जो नौकरी है, अगर आप इजाजत दें तो वो नौकरी जो है वो मैं करना चाहती हूँ। मैं इंटरव्यू भी दे चुकी हूँ, आगे की पढ़ाई भी कर लूंगी, लेकिन अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी जो है वो संवर जाएगी। आरुषि की पूरी बात सुनने के बाद उसकी माँ नीरज शर्मा ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, तेरी खुशी से बढ़कर जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू ये नौकरी करना चाहती है तो मुझे जो है वो कोई एतराज नहीं। लेकिन यहीं से एक ऐसी बात हो गई जिसे आगे चलकर जो है पूरे परिवार की जो है किस्मत ही बदल बदल दी। शुरुआत में तो नीरज शर्मा ने अपनी बेटी की बात मान ली थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर तू नौकरी करना चाहती है तो मुझे जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई, कहते हैं ना, घर की बात घर में जो वो है कहाँ रुकती है। धीरे धीरे ये बात जो है रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई। फिर एक एक करके सब जो है नीरज शर्मा को जो है वो समझाने लगे। उन्होंने कहा कि नीरज, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी बेटी पढ़ाई में इतनी होशियार है, उसे सरकारी नौकरी में मत बांधो, उसे वकालत है वो पूरी करने दो, आगे चलकर जज भी बन सकती है, उसका भविष्य इससे कहीं बड़ा है, वो हो सकता है। फिर उन्होंने नीरज को उनके छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारा 16 साल का बेटा मानसिक रूप से जो है वो कमजोर है, उसे रोज जो है फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर के पास जो है उसको ले जाना पड़ता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे ऊपर है। अगर आज नौकरी बेटी को मिल गई तो कल उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने जो है ससुराल चली जाएगी, फिर तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का जो है वो सारा कौन बने। रिश्तेदारों की ये बातें नीरज शर्मा के दिल में है उतर गई। उन्होंने काफी सोच विचार किया और आखिर में उसने अपना फैसला जो है वो बदल देती है। नीरज ने जो है तय कर लिया था कि पति की सरकारी नौकरी वो अपनी बेटी को नहीं देगी, बल्कि अनुकंपा के आधार पर वो खुद ही नौकरी ज्वाइन करेगी। लेकिन शायद उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यही एक फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है दुश्मन बन जाएगा। आखिरकार वही हुआ जो नीरज शर्मा ने तय किया था। उन्होंने अपनी बेटी को सरकारी नौकरी नहीं करने दी और खुद जो है अनुकंपा के आधार पर जो है नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन भाई, यही फैसला माँ बेटी के रिश्ते में जो है सबसे बड़ी दरार बन गया। आरोसी इस बात से जो है अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट गई। उन्हें लग रहा था कि जिस नौकरी पर उसका हक बनता था वो उससे छीन ली गई है। बस इसी बात को लेकर माँ और बेटी के बीच जो है आए दिन बहस होने लगी। धीरे धीरे ये बहस जो है वो झगड़ों में बदल गई। जो माँ बेटी कभी एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त होती थी, एक दूसरे की बात जो है आपस में साझा करती थी, हर खुशी और हर दुख में जो अपने साथ बांटती थी, वहीं एक दूसरे से जो है दूरी बनाने लगी। प्यार की जगह जो है नाराजगी ने ले ली थी। आखिरकार दोनों ने जो है अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। आरुषि अपने पिता विजय वशिष्ठ के पुराने मकान में जो है जाकर रहने लगी, जो जयपुर के कल्याण नगर 3rd इलाके में था। कानूनी प्रक्रिया करने के बाद वो मकान नीरज शर्मा के नाम पर आ चुका था। उसी घर में उसका ताऊ का बेटा बलराम भी उसके साथ जो है वो रहने लगा। यही रहते रहते आरुषि के मन में अपनी माँ के लिए गुस्सा जो है वो दिन बे दिन बढ़ता चला गया, और पुलिस के मुताबिक यही गुस्सा आगे चलकर एक ऐसी साजिश की वजह बना जिसने पूरे परिवार को जो है बर्बाद कर दिया। समय जो है वो धीरे धीरे बीतता रहा। जनवरी से लेकर कई महीने निकल गए, लेकिन आरुषि के मन में अपनी माँ के लिए जो है नाराजगी कम होने की बजाय वो और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। फिर करीब 1 महीना पहले की, यानी कि जून 2026 में एक दिन वो अपनी ताऊ के बेटे बलराम के साथ बैठी हुई थी। तभी उसने अचानक कहा कि भाई, तुझे पता है भरतपुर रोड पर हमारी 5 बीघा जमीन है। बलराम बोला, हाँ दीदी पता है। आरुषि बोली, आज उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी होगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर बलराम भी जो है वो हैरान रह गया।
आरुषि जो है वो यहीं पर नहीं रुकी, उसने कहा कि और ये जो कल्याण नगर थर्ड वाला घर है इसकी कीमत भी करीब 2 करोड़ रुपए की होगी। इसके अलावा रविंद्र नगर में जो नया मकान है उसकी कीमत भी लगभग जो है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी सिर्फ जमीन और दोनों मकान की जोड़ लो तो हमारी संपत्ति जो है करीब 14 करोड़ रुपए बैठती है। बाकी चीजें हैं वो अलग हैं। बलराम जो है चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, फिर उनसे पूछा, दीदी आखिर आप कहना क्या चाहती हो? कुछ पल के लिए आरुषि भी जो है वो चुप रही, और फिर पुलिस के मुताबिक उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर बलराम भी जो हो खुद हैरान रह गया। उसने कहा कि अगर माँ रास्ते से हट जाए तो ये सारी संपत्ति हमारे हाथों में आ सकती है। आरुषि ने आगे कहा कि माँ के बाद सरकारी नौकरी वो मुझे मिल जाएगी, दोनों मकान भी जो वो मेरे नाम आ जाएंगे, और भरतपुर रोड वाली 5 बीघा जमीन जो है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। बस इतना सुनते ही बलराम की आंखों में जो है करोड़ों रुपए घूमने लगे। जो बात कुछ देर पहले उन्हें सिर्फ एक चर्चा लग रही थी, उसी वो है अब भविष्य दिखाई देने लग गया है। वो बिना देर किए सीधे अपने पिता मोहन सबरूक के पास पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने पूरी बात करके एक एक करके पूरी बात उसको बता दी। शुरुआत में तो मोहन सबरूप कुछ देर के लिए चुप रहे, लेकिन पुलिस के मुताबिक थोड़ी देर में वो भी साजिश का जो है हिस्सा बनने को तैयार हो गए। इसके बाद मोहन सबरूप भरतपुर की तरफ गए और हेमंत नाम के एक युवक से जो है संपर्क किया। पुलिस के अनुसार उसने कहा गया कि एक काम करवाना है, नीरज शर्मा को जो है रास्ते से हटाना है। हेमंत ने साफ कहा कि ये काम आसान नहीं है, इसके लिए जो है पैसे लगेंगे। जब उससे पूछा गया कि कितने, तो उसने करीब जो है 7 लाख रुपए की मांग रखी। पुलिस के मुताबिक इस रकम पर भी जो है हामी भर दी गई, और यहीं से जो है एक एक करके लोगों को जो है दौड़ना शुरू किया गया। धीरे धीरे पूरी एक जो है टीम तैयार हो गई, और अब अगला कदम था इस साजिश को अंजाम देने का। पुलिस के जांच के मुताबिक इसके बाद जो है पूरी प्लानिंग तैयार की गई। किसी को रेकी की जिम्मेदारी दी गई, कोई बाइक पर जो आगे पीछे नजर रखेगा, 2 लोग जो हो गाड़ी में बैठेंगे, एक आदमी जो है गाड़ी का इंतजाम करेगा। देखते ही देखते 5 से 6 लोगों की टीम जो है पूरी तरह से तैयार हो गई। अब बस इंतजार था सही मौके का। पुलिस के अनुसार जून 2026 में जैसे ही पैसों का इंतजाम हुआ, इस साजिश पर जो है काम करना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले एक थार गाड़ी का इंतजाम किया गया। योजना थी कि नीरज शर्मा जैसे ही सड़क पर अकेले मिले उसी वक्त जो है तेज रफ्तार टक्कर मारकर इसे एक साधारण सड़क हादसा दिखा दिया जाए। मौका भी मिला, थार जो है वो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ी। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक सामने से एक दूसरी गाड़ी आ गई। उस गाड़ी की वजह से जो है थार की रफ्तार जो है वो उन लोगों को कम करनी पड़ी, और बस इसी पल में जो है नीरज शर्मा को संभलने का मौका मिल गया। वो फौरन जो है सड़क से नीचे उतर गई, और पहली कोशिश जो है उनको नाकाम हो गई। अगर उस वक्त वो दूसरी गाड़ी वहां नहीं आई होती तो शायद उसी दिन जो है उसकी जान चली गई होती। लेकिन भाई वही बात है, ऊपर वाले की लाठी में जो है वो आवाज नहीं होती। जिसे बचाना होता है वो उसे बचा लेता है। और कहते भी हैं, अपराधी चाहे कितना भी साथी चाल क्यों न चलने, एक न एक दिन उसका सच जो है वो दुनिया के सामने आ ही जाता है। लेकिन पहली कोशिश नाकाम होने के बाद भी ये लोग जो है नहीं रुके। पुलिस की जांच के मुताबिक इसके बाद जो है नीरज शर्मा की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर जो है नजर रखी जाने लगी। रोहित जाटव और मोहित शर्मा बाइक पर लेकर जो है इलाके में घूमते रहते। उनका सिर्फ एक ही काम था, ये पता लगाना कि नीरज शर्मा आखिर घर घर से कब और किस वक्त बाहर निकलती है। लेकिन पहली घटना के बाद जो है नीरज इतनी डर चुकी थी, उन्होंने बेवजह घर से निकलना जो है लगभग बंद ही कर दिया था। यही वजह थी कि पुलिस के अनुसार उन्हें बाहर निकालने के लिए जो है तरह तरह के टोटकों का सहारा लिया गया। कभी घर के बाहर जो है घर में जो है नींबू फेंका गया, कभी हरी मिर्च, कभी काले कपड़े में लिपटी गुड़ियां, तो कभी नारियल। मकसद जो है वो सिर्फ एक ही था, किसी भी तरह वो घर से बाहर निकले। आखिर एक एक ऐसा समय था जब नीरज शर्मा को जो है मजबूरी में घर से बाहर ही निकलना पड़ा। एक शाम वो अपने 16 साल के बेटे को फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाती थी, और इलाज करवाने के बाद जो है उनको वापस से लेकर लौटती थी। पुलिस के मुताबिक 3 जुलाई 2026 की शाम करीब 4:45 पर वो अपने बेटे को जो है फिजियोथेरेपी सेंटर छोड़कर वापस लौट रही थी। बस यही वो पल था जिसका कई दिनों से जो है इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही वो सुनसान सड़क पर पहुंची, तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो उनकी तरफ बढ़ने लगी, और इस बार इतनी जोरदार टक्कर मारी थी कि उन्हें संभलने का जो है मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में
सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका था। मौके पर मौजूद लोगों को जो है यही लगा कि एक दर्दनाक सड़क हादसा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि सड़क पर बिखरा ये मंजर किसी हादसे का नहीं बल्कि कई दिनों से रची गई एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। शुरुआत में तो हर किसी को यही लगा कि ये सिर्फ एक सड़क हादसा है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़नी शुरू की, पूरी कहानी का जो है वो चेहरा ही बदल गया। सीसीटीवी, गाड़ियों की मूवमेंट, कॉल डिटेल, पूछताछ और बाकी के सबूतों के आधार पर पुलिस जिस नतीजे पर पहुंची उसके मुताबिक इस घटना के पीछे सरकारी नौकरी और करोड़ों रुपए की संपत्ति का लालच जो है वो सामने आया। इसके बाद पुलिस ने जो है मामले में नामजद सभी आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया और अदालत में पेश करने के बाद जो उन्हें जेल में भेज दिया गया। लेकिन भाई जब लोगों ने सुना कि इस पूरे मामले में एक बेटी पर अपनी ही मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, तो हर कोई जो है वो हैरान रह गया। लोग बस एक ही बात कह रहे थे कि आखिर आज की पीढ़ी को जो हो क्या हो गया है। इस माँ ने 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखा, उंगली पकड़कर जो उसको चलना सिखाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसी माँ के खिलाफ एक ऐसा आरोप। अगर उसका मकसद सिर्फ अपना भविष्य बनाना था तो रास्ते जो है वो और भी थे। करोड़ों की संपत्ति थी, पढ़ाई भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करके भी जो है जिंदगी बनाई जा सकती थी। लेकिन जब इंसान लालच में सही और गलत का फर्क जो भूल जाता है, तब एक गलत फैसला जो है उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आज भी वो जमीन वही है, वो मकान भी वही है, कहीं भागे नहीं। लेकिन पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने लालच में रास्ता चुना, उनकी जिंदगी अब जो है अदालत और सलाखों के बीच जो है सिमट कर रह गई। एक पल का लालच और पूरी जिंदगी जो है बर्बाद हो गई। यही इस कहानी की सबसे बड़ी जो है सीख है। लेकिन भाई इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी और करोड़ों की संपत्ति के लालच में कोई अपनी ही मां के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सकता है, या फिर इस कहानी में अभी भी कोई एक ऐसा राज छिपा है जो आगे चलकर जो है सामने आएगा? आपको क्या लगता है इस मामले में जो है सबसे बड़ा गुनहगार है वो कौन है? अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक ऐसी ही एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का जो है ख्याल रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं होता, अपनों के बीच में ही जो है वो छिपा होता है। जय